हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मेटल और नॉन मेटल के पार्ट 1 में हमने मेटल के रिएक्शंस क्लियर किए थे, जो मेटल के ऑक्साइड्स बनाए थे। अब हमने मेटल के रिएक्शंस करवाने हैं वाटर के साथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया है रिएक्टिविटी सीरीज को मेंशन करना है, ताकि रिएक्टिविटी सीरीज के जरिए ही आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं कि कौन से कोल्ड वाटर से, कौन से हॉट वाटर से और कौन से स्टीम से। लाइक ऊपर के जो 3 हैं जो विग्रसली रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन करने के लिए इनको चाहिए कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस ये सब के सब स्टीम वाटर से रिएक्ट करते हैं, और नीचे वालों को रिएक्शन में इसमें नहीं लिया गया है। तो जो रिएक्ट करते हैं उनको कोल्ड, हॉट और स्टीम इस पे डाला गया है। अब जो पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे उन्हें अलग मेंशन किया है हमने, और वहीं पर हमने ऑक्साइड्स को अलग मेंशन किया है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा वाटर के साथ रिएक्ट करके। अगर हम इस रिएक्शन को अगर लिखें, ये आपका पोटेशियम है, पानी से रिएक्ट करता है, लेकिन कौन से पानी से, हमने पहले ही लिख रखा है ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब वहीं पर अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो ये भी हाइड्रोजन पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और मैंने आपको, जैसा कि अब इनकी ऑक्सीजन से जब रिएक्शन पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था, ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही विग्रस रिएक्ट करते हैं। तो ये आग पकड़ लेते हैं, तो इनको हैंडल करना होता है बहुत ही केयर के साथ। हैंडल विद केयर, क्योंकि जरा सा भी कुछ चूका और यहाँ आग लग सकती है। जैसे कि आपको पता है कि इनको हाथ पे भी नहीं रख सकते हैं, कि मतलब हमने लिया सोडियम पोटेशियम, तो हाथ की नमी से रिएक्ट करके भी आपके हाथ पे ब्लिस्टर, छाले पड़ सकते हैं। तो इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है। अब हम बात करें कि यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का केस क्या है, जरा देखें। कैल्शियम को अगर रिएक्ट करा दें तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसा कि हमने कहा है कि पानी से रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड बना लेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। कैल्शियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करता है ये, और वहीं पर मैंने आपको बताया है मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से। ये आपको लिखना है, मेंशन करना है कि कौन से वाटर से रिएक्ट करता है। तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बनाना तो फाइनली हाइड्रोक्साइड ही है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका पीएच होता है 10। इसे एज अ एंटासिड भी यूज में लिया जाता है। एसिड बेस्ड साल्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। अब मैंने आपको स्टार पॉइंट लिखा था, कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट इन वाटर। वाई, उसका रीजन हम यहीं से देंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वाटर में फ्लोट करते हैं, उसका रीजन है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसके जो बबल्स निकलते हैं, ये क्या होता है, मेटल के सरफेस पर चिपक जाते हैं। हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम पर। स्टिक ऑन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर ये मेटल के सरफेस पर चिपक जाएंगे तो ये मेटल क्या होता है, तैरने लगता है, ये पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो इसका रीजन हमारे सामने है। अब हम बात करेंगे कि ऑक्साइड्स कौन बनाता है। मार्कर साफ दिख रहा है। अब हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम, Zn और Fe ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं ऑक्साइड्स। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये Al2O3 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वहीं पर अगर मैं Fe का बनाऊं तो हाइड्रोजन के पानी के साथ रिएक्ट करके ये बनाएंगे हेमेटाइट Fe3O4।
और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो पहले ही हम ये बता चुके हैं कि आपके मेटल अगर पानी के साथ रिएक्ट करते हैं Al, Zn और Fe, ये बनाएंगे आपके ऑक्साइड्स। अब नीचे वालों पे अगर आपको रिएक्शन मान लीजिए दे भी दिया जाता है तो वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, उसे हम अलग कर देंगे, क्योंकि ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते हैं तो वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो वो वहां रिएक्शन अकर्स नहीं होगी। तो अब हम करते हैं, मैं रिएक्टिविटी सीरीज को रब नहीं कर रही हूं बार बार, क्योंकि एज अ ट्रिक आप इसे यूज भी कर सकते हैं कि आपके केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स में आप क्या करें, एक रफ फेज पे रिएक्टिविटी सीरीज बना लें। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है और जल्दी रिएक्ट करेंगे, वहां पर भी सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। और नीचे वालों का जो रिएक्शन है वो स्लो है या फिर होता ही नहीं है। जैसे कि अब मैं नेक्स्ट जो पढ़ाने वाली हूं, मेटल का रिएक्शन एसिड्स के साथ। डाइल्यूट एसिड्स, कंसंट्रेटेड तो आप जानते ही हैं कि रिएक्शन बहुत ही ब्लास्टिंग होगा, तो कंसंट्रेटेड नहीं लेते हैं, हम लेते हैं डाइल्यूट। यहाँ पर 3 एसिड हम पहले ही पढ़ के आए हैं एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर में। मैंने आपको कहा था कि बार बार यही 3 एसिड्स हैं, इनको याद कर लें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो इन्हीं के साथ आपको रिएक्शन दिखाना है। अब यहाँ पे केस क्या है कि जब भी मेटल HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, लाइक ऊपर से मैं कोई सा भी मेटल लूं, Mg ले लेती हूँ, Mg का रिएक्शन अगर मैं HCl से कराऊं तो साल्ट बनेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमने पढ़ा था, ये पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, आपका एल्यूमिनियम ले लूं और एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा दूं HCl, तो क्या बन जाएगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर मुझे H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है तो भी आपका बनेगा, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपका बनेगा MgSO4। ये सब साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। ये एज अ ट्रिक हमें याद है कि साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ये हमको देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको HNO3 नाइट्रिक एसिड का केस नहीं बताया है। तो नाइट्रिक एसिड का केस मैंने आपको क्यों नहीं बताया है वो देखिए, जो भी मेटल है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। अगर वो HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो केस एकदम क्लियर है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन HNO3 का केस थोड़ा डिफरेंट है, आइए देखते हैं। अब मैं ये रिएक्टिविटी सीरीज को रब कर देती हूँ। आई होप सभी स्टूडेंट्स इसे लर्न कर लेंगे। देखिए HNO3 का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट्स व्हाई आई एम डिनोटिंग बाय द स्टार। HNO3 मेटल के साथ अगर रिएक्ट होगा तो क्या होगा, सपोज दैट आप कोई भी मेटल लेंगे तो उसके साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व। अब तक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, अब नहीं होगी, क्यों, बिकॉज इसका रीजन लिखेंगे हम, बिकॉज HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यही इसका रीजन है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और पानी बनेगा, तो वहां उस केस में ये खुद रिड्यूस हो जाता है, यानी कि ये क्या करता है, जो H निकली है हाइड्रोजन उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा और उसके बाद जो भी नाइट्रिक एसिड है ये इटसेल्फ खुद रिड्यूस हो जाएगा। आप ये पहले ही रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ के आए हैं, अगर एक रिएक्शन में रेडॉक्स में एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा केमिकल क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद हो जाएगा रिड्यूस, और रिड्यूशन होकर के ये NO, NO2, NO3 इस तरह के कंपाउंड बनाएगा। तो इस वजह से ये HNO3
जो है मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। तो एसिड के केस में एक केस अपना याद रख लेना, HNO3, बाकी के एसिड जो है वो रिएक्ट भी करेंगे और हाइड्रोजन गैस भी देंगे, बस HNO3 में नहीं रिलीज होगा क्योंकि ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये H को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 1 में। रेडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। ठीक है, अब इसमें एक और स्टार पॉइंट, मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों HNO3 से रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखना है हमें, HNO3 मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। उसका कारण है बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ये रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, वहां ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारा एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, या मेटल के रिएक्शन एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ। अब अगर मैं आपसे कहूं रिएक्ट Cu विद HCl, इज इट पॉसिबल, जबकि हम कह चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है तो रिएक्शन अकर्स नहीं होगा। सो दिस इज द टॉपिक। मेटल का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से पढ़ा, मेटल का रिएक्शन हमने वाटर के साथ पढ़ा, अब हमने डाइल्यूट एसिड के साथ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाउ कम टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही चैप्टर 1 हम इसको पढ़ के आ चुके हैं और आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस या मेटल जो भी है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। जैसे सपोज दैट A प्लस BC, अगर A हाईली रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, B को रिप्लेस कर देगा। सब अब आपको अगर कोई आपको एग्जांपल जैसा Fe प्लस CuSO4, Fe ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। यहां पर अगर Zn का रिएक्शन दें CuSO4 के साथ तो Zn भी डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 प्लस Cu। अब रिएक्शन थोड़ा चेंज कर देते हैं, Cu FeSO4 के साथ, बताइए क्या Cu Fe को डिस्प्लेस कर पाएगा? जब हमने कहा है ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आप चैप्टर 1 में भी पढ़ के आए। मतलब अगर मैं मेटल नॉन मेटल को देखूं तो आप इसमें एसिड बेस साल्ट, आप इसमें फर्स्ट चैप्टर, तो सोचो ये चैप्टर कितना आपको रिकॉल करवा रहा है पुरानी चीजों को। तो यानी कि अब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो पुरानी चीजें हमें रिकॉल होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, नाउ कम टू द मेटल्स का रिएक्शन, मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन और उनके आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। देखिए मेटल नॉन मेटल रिएक्ट, इनका आपस में भी कोई रिएक्शन होता है क्या, वो देखते हैं। और क्या बनाएंगे अगर ये रिएक्ट कर भी गए तो, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयन जहां आ गए वहां चार्ज आ जाएगा और चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसको पढ़ने के लिए हमें समझना है कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से मेटल नॉन मेटल दिए हैं और किस किस के आपको आयनिक कंपाउंड इन्होंने बनाने के लिए कहा है। तो देखते हैं Na, Mg, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये आपके दिए हुए हैं मेटल और नॉन मेटल। ये तीन तो आपके मेटल हैं, ये आपका नॉन मेटल है, ये आप समझ गए होंगे। अब मेटल को सबसे पहले इनका नंबर देखें
तो इनका एटम नंबर कितना होता है? सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20। सभी 10th के स्टूडेंट्स को 1 to 30 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। जो आपके यहाँ काम आ रहे हैं, क्लोरीन आ गया हमारा 17, ऑक्सीजन आ गया 8। अब इसका ईसी बनाए जरा, ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए, पहली शेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में आगे जाते जाएंगे, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं नीचे सबसे पहली जो शेल है वो अपना डुप्लेट पूरा करती है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद की जो शेल है वो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए किसी भी एटम में वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती हैं। अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो आसानी से शांत रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है, तो वो क्या करेंगी? कुछ इलेक्ट्रॉन या तो लेंगी या देंगी। बस इसी वजह से लेने और देने के चक्कर में ही इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज आ जाता है उनपे। अगर इलेक्ट्रॉन देती हैं तो एटम प्लस चार्ज आ जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो माइनस चार्ज आ जाता है। बस इसी उथल पुथल की वजह से बन जाते हैं आयंस। देखिए अब यहाँ 1, तो इसके लास्ट शेल में 8 और 2 10 और 1 11, तो लास्ट शेल में 1 पड़ा हुआ है। अब इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या 1 दे दे। आसान क्या रहेगा? 1 को देना। अगर ये 7 ले लेगा तो इस पे माइनस बहुत चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब कितने माइनस? -7 हो जाएगा ये इतने इलेक्ट्रॉन लेने पे। क्यों ना ये अपना 1 दे करके पॉजिटिव भी रहे, क्यों ना इस तरीके से सोचे। आप भी तो यही सोचेंगे ना कि क्यों इतना उधार लेना है, हम दे ही देते हैं। ऐसे ही इसमें कितना हो गया? 2 8 2, 8 और 2 10 और 2 12, 2 8 8 18 20, और कितना आ गया लास्ट वाली शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 2 8 7। आई होप आप इसी समझ पा रहे हो शेल के अकॉर्डिंग। एटम की शेल होती है KLMN, सबसे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 8 आगे कंटिन्यूस बढ़ता जाता है। तो आगे के ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं अपने। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो एटम ठीक है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस, और इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस। अब देखो इसके पास 7 है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या ये 7 के साथ किसी को दे दे। अब ये इतना नुकसान क्यों लेगा कि 7 के साथ किसी को दे? 1 माइनस चार्ज ही तो आ रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यहां पर 2 और 6, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ये इतने आपके बुक में आपको दे रखे हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, तो आप इन्हीं से बना के देख लो। देखो Na बेचारा 7 के लिए तड़प रहा है, और ये Cl 1 के लिए, तो क्यों ना ये इसको 1 देके इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दे, तभी तो NaCl साल्ट बना है। इजी पड़ेगा इसे कि ये इसको दे दे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें दोनों, वो 2 8 रह जाएगा, वो 2 8 8 हो जाएगा। देखते हैं जरा कैसे होता है। अब मैं इसे रब कर दे रही हूं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आपको समझाती हूं कि कैसे आयंस बनते हैं। अब सपोज दैट हमें NaCl बनाना है, आप ये माइंड में लेके चलिए, अपन को NaCl बनाना है। Na प्लस Cl माइनस क्या होता है देखते हैं। Na कितना है? 11, Cl कितना है? 17, Ec कितना है? 2 8 1 2 8 7। इसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, इसे चाहिए 1। ये 7 लेगा नहीं तो उससे बेहतर ये 1 दे दे, तो किसे दे देगा? ये Cl को दे देगा। ये अपने 7 देगा नहीं तो ये 1 ले लेगा, किससे लेगा? ये Na से ले लेगा। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं, समझाने का एक तरीका है। Na के बाहर वाली शेल में कौन सा बैठा हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं मैं अगर Cl की बात करूं तो Cl के बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं? 7। आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन बनाते हैं हम यहां। अब ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बनेगा क्या? Na और Cl
इसने इसको दे दिया, तो ये कितने हो गए, Na ने अगर इसको दे दिया तो इसका डॉट इसके पास आ गया। अब Na हो गया 2 8 और Cl हो गया 2 8 8। तो क्या हुआ, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, Na प्लस E माइनस, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया तो Na हो गया प्लस, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 का चार्ज। अब वहीं अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस, ठीक है। Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पे चार्ज आ जाता है माइनस, और +1 और -1 ना लिख करके हम और प्लस और माइनस लिख देते हैं। तो ये बन गया आपका NaCl। NaCl में Na प्लस और Cl माइनस, आयंस आ गए, पॉजिटिव माइनस चार्ज आ गया, तो ये क्या हो गए, आयनिक कंपाउंड हो गया। तो नमक एक तरीके का क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपके सामने आता है। जैसे अगर मैं इसको, आप इसको लिखना चाहें कैथोड एनोड इस तरीके के रिएक्शन, तो इस ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे Na प्लस E माइनस, ये इलेक्ट्रॉन बाहर दे रहा है, ऐसे ही Cl ऐड कर रहा है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और Cl माइनस बनाया, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और प्लस चार्ज बना लिया, तो ये है हमारे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम इस तरीके के और भी बना सकते हैं, जैसे हमने Ca कितना था 20 और ऑक्सीजन कितना था 8 2 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है बच्चे 2 8 8 2। तो इस, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले, जो वो लेगा नहीं, या ये 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, ऐसा होगा नहीं। तो क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और बना लेगा CaO। कैसे, आप वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। Ca के पास कितने हैं आउटर शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 1 2। तो अब ये क्या करेगा, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा आपके पास बन के आ जाएगा CaO। ये बाउंडिंग बना लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड बना लेते हैं, और ये आयनिक कंपाउंड है, प्लस माइनस चार्ज। भाई उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो Ca पे +2 चार्ज होगा, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो -2 चार्ज होगा, और इसका फॉर्मूला बना है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता है +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा और फॉर्मूला बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्विक लाइन भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और क्विक लाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये है आपका कंप्लीट। अब हम Mg और Cl2 का भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये है आपके पास आयनिक कंपाउंड। अब हम बात करेंगे कि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्यों बनाए जाते हैं ये, इनकी कुछ तो प्रॉपर्टीज होती होंगी। तो केमिकली देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड जो होते हैं, ये एक तरीके से इनकी प्रॉपर्टी बताएं तो ये हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, पर ब्रिटल इन नेचर होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर लगाने पे टूट भी जाते हैं। हार्ड और सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके आयंस जो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलकर के इनको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इनका एक बॉन्ड बना रहे हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाने की वजह से, आयंस की वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा अगर देखा जाए तो इन पे क्या क्वालिटी है, जब इनका बॉन्ड अच्छा है तो इनके पास हैविंग हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनके पास हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये वाटर में तो सॉल्यूबल होते हैं, जैसे नमक है, आपको अगर नमक से अंदाजा लगा लो, सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन केरोसिन वगैरह ऑयल्स, इनमें इनसॉल्यूबल होते हैं। इनसॉल्यूबल इन ऑयल, केरोसिन, ये आप पॉइंट्स डाल सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी आ सकती है। क्या प्रॉपर्टी है इनकी,
अब अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते आप, लेकिन अगर ये मॉल्टन स्टेट में आ जाएं तो इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जा सकती है, क्योंकि आयन फ्री हो जाएंगे। जब आयन फ्री हो जाएंगे तो इजीली उन पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जा सकती है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मिनरल और गैंगी। क्या है ये? देखो बेटा, मिनरल्स जो होते हैं ना वो अर्थ के क्रस्ट पर नेचुरली पाए जाते हैं। ये नेचुरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। यानी कि अर्थ की जो क्रस्ट होती है उस पर मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मिनरल्स को निकाला जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं ओर्स क्या होते हैं? ओर्स वो होते हैं ऐसे मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स जो कि अर्थ की क्रस्ट पर ऐसे मिनरल्स हैं, मिनरल्स विच हैव अमाउंट ऑफ large small amount of metals। ऐसे मिनरल जिन पे मेटल की अमाउंट प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट स्मॉल अमाउंट मेटल प्रेजेंट है, और उन्हें आप प्रॉफिटेबली अलग कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मेटल प्रॉफिटेबली मतलब कि आप अपने प्रॉफिट उससे खूब कमा रहे हैं, आप उसे अलग कर रहे हैं, कि मतलब उसको प्योर फॉर्म में ला रहे हैं। जैसे मिनरल से अगर मेटल को अलग कर लिया तो मेटल की अलग प्रॉपर्टी है, मिनरल की अलग प्रॉपर्टी, उसे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम मिनरल्स। अब हम बात करें गैंगी। देखो क्या होता है कि मिनरल्स, ऐसे मिनरल जिन पे मेटल अटैच है तो निश्चित है वहां पे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज भी होती होंगी। तो अगर ओर्स पर कुछ इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, लाइक सॉइल, इनको बाद में फिर रिफाइन किया जाता है, प्योर किया जाता है। तो इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, सॉइल प्रेजेंट ऑन ओर, दैट इज कॉल्ड आपका गैंगी। तो आप देख रहे हैं नेचुरली अगर अर्थ के क्रस्ट पर अगर हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, दैट आर मिनरल्स, प्योर फॉर्म है। मिनरल्स के साथ अगर मेटल भी मिल रहे हैं और आप उनको अलग कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, दैट प्रोसेस इज दैट आर कॉल्ड ओर्स। और ओर्स के अगर इम्प्योरिटीज के साथ है तो उसे बोलते हैं गैंगी, जैसे इम्प्योरिटी सैंड एंड सॉइल। हम देखेंगे मिनरल्स और गैंगी के बाद कि हम इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं, मेटलर्जी की हम बात ही क्यों कर रहे हैं। देखते हैं हम इसे। तो वापस से बच्चों अब हमें रिएक्टिविटी सीरीज बनानी है। वापस से रिएक्टिविटी सीरीज बना लेते हैं। और मैंने आपको कहा है ये तो मतलब दिमाग में चलते फिरते आप अपने स्टडी टेबल पे कहीं पेस्ट कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ये बच्चों के लिए निमोनिक है, बच्चों को इसी तरीके से याद हो जाता है। कौन है आगे आओ, इसमें कहीं कहीं पीटी भी मिल जाता है आपको। आपकी में वैसे प्लेटिनम है नहीं, पर अगर मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर अब आप एक रूल याद कर लें, 5 3 5। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा। ये 5 3 5 क्या है देखें जरा।
टॉप लेवल पे है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप लेवल पे है। अब जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अकेला रहेगा कहां से, वो किसी ना किसी के साथ तो रिएक्ट करेगा। अगर वो रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब टॉप लेवल वाले तो रिएक्टिविटी सीरीज में अकेले रहेंगे ही नहीं। टॉप लेवल वाले तो फ्री स्टेट में मिलेंगे ही नहीं, नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। वो किसी ना किसी के साथ आपको ऐड होकर ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसमें बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टॉप लेवल वाले आपको फ्री नहीं मिलेंगे। चलिए आ जाते हैं मिड पर। मिड के जो तीन हैं, ये तीनों आपको कार्बोनेट, ऑक्साइड्स और सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे। इनके साथ इनका रिएक्ट जरूर मिलेगा कार्बोनेट, ऑक्साइड्स और सल्फाइड की फॉर्म में। अब आ जाते हैं नीचे के पांच। नीचे के जो पांच हैं वो लो रिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव भी कह सकते हैं। अब ये लो या लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये आपको कहीं रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, ये फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। अब हमारा आधा काम तो यही आसान हो गया, कौन किसके साथ कैसे मिलने वाला है ये आपको पता चल गया। यहाँ पर कॉपर, सिल्वर और मरकरी तीन के साथ स्टार पॉइंट है। देखो कॉपर हर जगह स्टार पॉइंट लेके आ रहा है, कॉपर रिएक्टिव ही नहीं कर रहा है किसी के साथ, ठीक है। और कॉपर यहाँ पर अगर मिलेगा तो कैसा मिलेगा, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये तीनों के तीनों आपको मिलेंगे। अगर कहीं मिले तो इनका ऑक्साइड या इनका कार्बोनेट फॉर्म आपको मिलेगा। अगर कॉपर, सिल्वर, मरकरी आपको मिलते हैं तो ये तीनों के तीनों फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी आपको मिल सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स दो फॉर्म में ये इनको मिल जाते हैं। तो अब आपको इतना तो पता चल गया कौन रिएक्टिविटी सीरीज में किस पर। एक रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, उसके बाद हाइड्रोक्साइड, उसके बाद ऑक्साइड, उसके कार्बोनेट, उसके सल्फाइड, सब आपको पता चल जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा ये सब आपके सामने आ जाता है। तो ये एक तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज गुरु मंत्र हो गया आपके लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब अगर हमको इसमें क्या करना है, ये मिड वाले अलग करने हैं तो इनका एक अलग रूल है, देखें कैसे अलग करते हैं। एक्सट्रैक्ट मेटल, मिड एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो आप इसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मिड वाले अपन को मिल रहे थे तीन फॉर्म में, कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड, तीन फॉर्म में मिल रहे थे। तो यहाँ पर एक रूल तो नहीं कहेंगे, एक अपनी बनाई हुई ट्रिक लिख लो। कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहे थे ये, तो इन्हें कैसे प्योर फॉर्म में निकालना है। देखो अगर आप कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाते हो तो इसे कहते हैं कैल्सिनेशन, क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। और अगर आप सल्फाइड से ऑक्साइड बनाते हैं तो इसे कहते हैं रोस्टिंग। देखो जरा क्या है ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग देखते हैं, यहां पे क्या है, आप सल्फाइड से ऑक्साइड बना रहे हैं तो मान लेते हैं जिंक सल्फाइड है हमारे पास, जिंक सल्फाइड है और इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाते हैं तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, ZnSO2, ठीक है। जिंक, ये क्या किया आपने, सल्फाइड से कौन सी फॉर्म लाए, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म लेकर आए। अभी मुझे इसको जिंक को प्योर फॉर्म में लाना है तो जिंक को, ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करा दें, क्योंकि कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जिंक का रिडक्शन करा देगा, ऑक्सीजन हटा देगा और कार्बन खुद ले लेगा और कार्बन मोनो ऑक्साइड बना देगा। तो जिंक एक प्योर फॉर्म में आ गया।
वही मैं कैल्सिनेशन की बात करूं, कार्बोनेट से ऑक्साइड, तो मान लेते हैं जिंक कार्बोनेट है हमारे पास। अब ये जिंक कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, ZnO प्लस CO2 बना लिया आपने। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट से ऑक्साइड बना दिया और वापस इसका प्योर फॉर्म निकालना है तो मैंने आपको बता दिया कार्बन की प्रेजेंस में इसको लेकर आएंगे तो कार्बन रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीजन को हटा देगा। ठीक है, देखते हैं कैल्सिनेशन रोस्टिंग हम कर चुके हैं। अब हम लो एक्टिविटी सीरीज पर आ जाते हैं। एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम लो एक्टिविटी सीरीज, इसका क्या तरीका है। अब आपको मैंने बताया था लो एक्टिविटी सीरीज में कॉपर, सिल्वर और मरकरी, ये तीन ऐसे हैं जो सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। तो जरा मैं एक देखती हूं, मरकरी HgS, जिसको सिनाबार भी कहते हैं। जरा इसको अगर हम अलग करना चाहें तो कैसे अलग करेंगे। सबसे पहले HgS ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा HgOSO2। ठीक है, अब इसे हीट कर देंगे तो आपके पास रह जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा Hg प्लस O2, ये आपके सामने आएगा। मन्नू आवाज मत कर बेटा। और जो दूसरा मैंने आपसे कहा था लो रिएक्टिविटी सीरीज में, एक आएगा आपका Cu2S, कॉपर सल्फाइड को आप देखना जरा, Cu2S को भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट करो तो क्या आएगा Cu2O प्लस SO2। देखो यहाँ तो कॉपर का ही ऑक्साइड बन गया, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, क्या ये आपस में भी रिएक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ से अलग कराना है आपको। अब कैसे अलग कराएंगे, यहाँ पे वही हीट करना है तो आपकी SO2 अलग हो जाएगी और Cu आपकी बाहर आ जाएगी। Cu2 बैलेंसिंग की तरफ मत जाइएगा क्योंकि हमको इस चैप्टर में बैलेंसिंग नहीं, और बैलेंसिंग से हम कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, तो हम कंफ्यूजन की वजह से यहाँ बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं। बाकी आप अगर इसे बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं। Cu2S Cu2O, ये आपका Cu बाहर निकल गया, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना था, मेन जो मोटिव था वो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना था, तो अभी आपने देखा मिनरल, ओर, गैंगी, यहाँ पे ओर्स जो होते हैं मेटल मतलब मिनरल्स पर चिपके हुए होते हैं, तो उन मिनरल्स से मेटल को निकालना होता है। निकालने के लिए वही रिएक्टिविटी सीरीज। टॉप लेवल के मेटल तो बहुत रिएक्टिव हैं तो वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिलेंगे, कंपाउंड फॉर्म में। मिड वाले ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे, और जो नीचे वाले होते हैं वो आपको एज वेल एज फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिल जाते हैं, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में। वहीं पर अगर हम आपको मिड वाले अलग करना चाहें, मिड वाले एक्टिविटी सीरीज से मेटल को अलग करना है तो वहां दो प्रोसीजर है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाओगे तो उसको कैल्सिनेशन कहते हैं, सल्फाइड से ऑक्साइड बनाएंगे तो उसे रोस्टिंग कहते हैं, और उसके बाद आप हीट करके उन्हें अलग कर सकते हैं। लो एक्टिविटी सीरीज में आपके पास सिनाबार और Cu2S दो ही हैं जिनको आपको हीट करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और आपको अपना मेटल अलग करना है। फाइनली आपको प्योर Hg चाहिए था, प्योर Cu चाहिए था। अब हमने मेटल को मिड रिएक्टिविटी सीरीज से अलग कर लिया, लो से कर लिया, तो टॉप लेवल वालों को भी तो अलग करना होगा। तो टॉप लेवल वालों के लिए क्या प्रोसीजर है भाई, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सब आपने देख लिया। अब आप क्या तरीका अपनाएंगे टॉप लेवल वालों का, जबकि हम कह चुके हैं टॉप लेवल वाले तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, Na, Ca, Mg, ये तो हाईली रिएक्टिव है, और अगर इनको कार्बन से हटाना चाहें तो भी इनको नहीं हटा सकते क्योंकि इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति इनकी ज्यादा होती है कार्बन से, तो ये छोड़ेंगे ही नहीं ऑक्सीजन को। तो इन्हें अलग करने के लिए आपको करना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट देना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लाइटिक तोड़ना पड़ेगा और रिडक्शन करना पड़ेगा, तब आपका ये फाइन फॉर्म में आ जाएंगे। सोचो NaCl, NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। अब इसको अलग करना है, इसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रिक करंट दो।
अब जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, ये कुछ रिएक्शन होंगे कैथोड पर, ये बन गया आपका कैटायन, ये बन गया एनायन, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, कैथोड और एनोड पर कुछ रिएक्शंस होंगे, एनोड पे जाता है नेगेटिव और कैथोड पे जाता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला जाएगा Na प्लस E माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो Na के पर प्लस चार्ज आ जाएगा। एनोड पर क्या होगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास करके टॉप एक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स को अलग किया जाता है प्योर फॉर्म में। अब हमने मेटल को अलग करने के लिए टॉप, मिड, लो लेवल सब रिएक्टिविटी सीरीज से मेटल को अलग करने के लिए अलग अलग तरीके देख लिए, पर ये देखा गया कि रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या रिडक्शन करने पे आपका कभी भी प्योर मेटल नहीं मिल रहा है, उतना प्योर नहीं मिल रहा है जो कि हमें चाहिए। रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से प्योर मेटल नहीं मिल रहा था। तो अब हमने क्या किया, इसको अब हमने मेटल को अलग करने के लिए एक बहुत ही प्योर फॉर्म में अलग करने के लिए एक नया तरीका निकाला, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से आपको प्योर फॉर्म नहीं मिल रही थी, मतलब वो प्योरिटी का एक प्रॉपर वे नहीं था। तो हमने क्या किया, अब हमने लेकर आए रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आप रिफाइनिंग कर सकते हैं, रिफाइनिंग से क्या होगा, आप बहुत ही प्योर फॉर्म में आपको निकल के आएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि रिफाइनिंग कर देंगे तो रिफाइनिंग से प्योर फॉर्म का मेटल निकल के आएगा। जैसे अगर हमें कॉपर को निकालना है, कॉपर मेटल को, तो कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे इसी के सॉल्यूशन से, CuSO4 कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो इसको रिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, रिफाइनिंग वाला प्रोसेस अपनाएंगे। यहां लेंगे हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या ले रहे हैं आप, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन। आयन तो एक्वस में ही रिलीज होते हैं, और इसके साथ आप ले रहे हैं थोड़ा सा एसिड। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एसिड के साथ। ठीक, अब यहां पर जो कैथोड प्लस इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं, प्लस वाला आपका एनोड है और ये है आपका कैथोड। तो बेटा कैथोड और एनोड पे अलग अलग रिएक्शन होंगी। ये मेटल स्ट्रिप है, क्या है, ये मेटल की स्ट्रिप है। अब ये मेटल की स्ट्रिप भी बेटा कॉपर की ही है। तो अब इसे कैसे अलग करेंगे, देखो एनोड का जो है कॉपर वो है इम्प्योरिटी के साथ, मेटल स्ट्रिप है दोनों की दोनों, तो एनोड पे क्या है, ये इम्प्योर कॉपर है, और यहां पे जो आएगा वो प्योर है, प्योर कॉपर। ठीक है, तो देखें जरा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होता है, ये जो इम्प्योर कॉपर है एनोड में से, ये सॉल्यूशन में झड़ने लग जाता है, जाने लग जाता है, और सॉल्यूशन में जाते जाते जब इसके ये इम्प्योर जो इम्प्योरिटीज हैं अगर सॉल्यूशन में नहीं मिलती हैं तो ये एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, जो बना लेती हैं एनोड मड। मड जैसे इम्प्योरिटीज का एक ग्रुप, गुच्छा, ये यहाँ पर इम्प्योरिटी पड़ी है जो कि सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल इन सॉल्यूशन। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी यहां से तो इम्प्योर कॉपर आएगा, सॉल्यूशन में मिक्स होने लगेगा, लेकिन ये मिक्स नहीं होगा तो एनोड मड बना लेगा। अगर जो मिक्स हो रही हैं वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाती है, कुछ इम्प्योरिटीज तो सॉल्यूबल हैं तो वो मिक्स हो जाएंगी, और यहाँ पे बनेगा प्योर कॉपर। प्योर कॉपर आपका बन जाएगा कैथोड के ऊपर, यहाँ पे कैथोड पर रिडक्शन होगा और प्योर कॉपर बन जाएगा। कैथोड पर आप लिख लेंगे क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन और प्योर कॉपर बन जाएगा। तो ये है रिफाइनिंग प्रोसेस, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस हो गया, जिसमें आप मेटल की प्योर फॉर्म को लेके आ सकते हैं। ये आपने लिया एक बीकर में आपने सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट प्लस थोड़ा सा एसिड, वो एक्वस सॉल्यूशन है, ताकि एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आसानी से आयंस रिलीज होंगे, और जब आयंस रिलीज होंगे आपने कैथोड एनोड दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड में क्या है, एक इम्प्योर कॉपर है, एक प्योर कॉपर है।
इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे नीचे आता जाएगा और सॉल्यूशन में मिलेगा नहीं। अगर इम्प्योरिटी ना मिलने वाली है, इनसॉल्युबल है, तो वो नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, जिनको इनॉर्ड मड कहते हैं, और ये कॉपर, प्योर कॉपर कैथोड पे जमा होने लग जाएगा। इस तरीके से आपने कैथोड पर कॉपर को ले लिया। अब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, चैप्टर 1 में भी आप पढ़ के आ चुके हैं, कोरोजन। अगर मेटल पर बाहर की चीजें जैसे आपकी वाटर है, मॉइस्ट है, एयर है, ये अगर उसके ऊपर जमा होने लग जाए तो वो रिएक्ट करके मेटल को डिग्रेड करने लग जाते हैं और मेटल के ऊपर रस्ट जमा करते हैं। जैसे कि आपको बताऊं मैं, आयरन के बाहर कूलर वगैरह या फिर आपका आयरन का कोई भी मटेरियल रखा है और उस पर ऑक्सीजन और पानी धीरे धीरे, मतलब ये बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं है, धीरे धीरे जमा होने लगेगा तो ये आयरन रस्ट बना लेगा। आयरन रस्ट बन जाती है। आयरन एक बहुत ही चमकदार बढ़िया मेटल है और उस पर रस्ट जमा होने लग जाती है। आयरन रस्ट या इसको हेमेटाइट कह देते हैं। तो ये जो आयरन रस्ट है रेडिश ब्राउन कलर की होती है और ये रस्ट जो है ना, ये जो कोरोजन जो है ना, ये एक तरीके से चीजों को डिग्रेड करता है। आयरन की एक प्योर की एक अच्छी क्वालिटी होती है जिसको ये डिग्रेड कर देगा, मतलब धीरे धीरे वो आयरन जो है टूटने लगेगा, खराब होने लगेगा, उसकी क्वालिटी खत्म होने लगेगी। एक चीज और लिख दीजिए यहाँ, एसिड भी इफेक्ट करता है। तो ये हो गया रस्टिंग, कोरोजन में एक आ गया रस्टिंग। दूसरा आप पढ़िएंगे टार्निशिंग। टार्निशिंग है, टार्निशिंग जैसे आपकी कॉपर की चीजों पे ना रस्टिंग जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। जैसे कॉपर के साथ अगर पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों का इफेक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर अच्छा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लेकिन जैसे ही उस पर ये तीनों चीजें इफेक्ट डालेंगी, बाहर से एयर से कांटेक्ट में आएंगी, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ग्रीन कलर का होने लग गया है, क्यों, उस पर टार्निशिंग हो गई है। तो यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। और ये जो ग्रीन कलर का बनता है सब्सटेंस, ये किस लिए बनता है, ये टार्निशिंग ग्रीन कलर की हो जाती है, इसको टार्निशिंग कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के जमा होने की वजह से। एक और है सिल्वर, सिल्वर भी है टार्निशिंग में। सिल्वर पे क्या होता है, बाहर के एनवायरनमेंट से आपकी सल्फाइड, ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं और सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। देखिए बेटा, यहाँ पे कोरोजन का काम ही क्या है कि आप अच्छे खासे मेटल को यहाँ डिग्रेड किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर दिया जाता है कि वो अच्छा खासा मेटल है, लेकिन उस पे ऑक्सीजन, पानी, इन सब चीजों के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, उस पे रस्टिंग जमा होने लगती है। कॉपर में ग्रीन कलर की, सिल्वर में ब्लैक कलर की और आयरन पे रेडिश ब्राउन कलर की, इसको बोलते हैं कोरोजन। और ये टार्निशिंग और रस्टिंग की फॉर्म में होता है। अब हम करेंगे कि रस्टिंग से बचा कैसे जाए। क्या इस चीज से बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। जैसे घरों में आपने देखा हो, घर में सबके घर में पापा या घर के बड़े क्या करते हैं कि नया कूलर आया है तो उस पर पेंटिंग कर दी। पेंटिंग मतलब जिंक की मतलब ब्राउन कलर का पेंट कर रहे हैं खिड़की दरवाजों को बचाने के लिए। तो कोरोजन से अगर बचना है तो उसके लिए क्या करें, प्रिवेंशन करना है, कोरोजन से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके तरीके हैं। पेंटिंग हो जाए, पेंटिंग मतलब कलर पेंट करना है, ब्राउन वगैरह कलर जो घर पे करते हैं आप। दूसरा है ग्रीजिंग हो जाए। ग्रीजिंग सब्सटेंस क्या होता है, एयर, वाटर, इनके साथ उसे रिएक्ट ही नहीं करने देंगे। ऑयलिंग की जाए। फोर्थ गैल्वेनाइजेशन, यहां पढ़ेंगे हम ये क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन होता है बेटा, मेटल के ऊपर जिंक की लेयर लगा देते हैं, यानी कि जिंक प्लेटिंग ऑन मेटल। तो जिंक क्या होता है, वो
इतना ज्यादा इस रिएक्टिव नहीं है, तो क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, स्लो रिएक्ट करेगा। तो जिंक की प्लेटिंग की वजह से वो जो आयरन है वो बचा रहेगा। ठीक है, तो जिंक की प्लेटिंग कर दी जाती है मेटल के ऊपर, किससे बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए। फिफ्थ, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग भी कर सकते हैं हम। क्या होती है एनोडाइजिंग? इसमें कुछ नहीं है, एनोडाइजिंग भी एक तरीके से लेयर बनानी है, जैसे इन तीनों की भी लेयर ही बनानी थी। पेंट कर दो, लेयर बन जाएगी मेटल के ऊपर, ग्रीजिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, तो क्या है कि वो जो चीज बहुत कम टाइम में हो रही थी, रस्टिंग वगैरह, इनकी वजह से क्या होगा, जब तक ये ऑयल, पेंट, ग्रीजिंग, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग रहेगा, तो क्या होगा, मेटल डिग्रेड नहीं होगा, उस पर रस्टिंग नहीं होगी। एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं ऑन मेटल। इस तरीके प्रोसेस करके आप प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन को। ये कुछ तरीके हैं। तो फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, अलॉय। अलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर। अलॉय क्या है? अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल ऑफ मेटल और नॉन मेटल और मेटल के, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और मेटल एंड मेटल एंड नॉन मेटल। क्यों बनाए जाते हैं? देखो, कोरोजन तो नेचुरली अपने आप ही हो जाता है, मेटल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, उससे बचा भी जा सकता है, तरीके हैं। पर ये क्यों बनाए जाते हैं, एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ क्यों मिलाया जा रहा है? उसका रीजन बिल्कुल क्लियर है, मेटल की प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए। क्यों कर रहे हैं इसे? मेटल की प्रॉपर्टीज को एनहेंस कर रहे हैं। नॉन मेटल के साथ मिला रहे हैं तो भी एनहेंस कर रहे हैं कि उसके कुछ और प्रॉपर्टी बढ़ जाए। सपोज दैट कोई मेटल है, वो गुड कंडक्टर नहीं है, तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो उसे दूसरे मेटल के साथ मिला दिया जाए। ठीक है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाना है तो उसे दूसरे मेटल के साथ मिला दिया जाए। जैसे कि आपको देख बताएं, आयरन। आयरन ना सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो आयरन को हार्ड बनाने के लिए आयरन के साथ मिक्स कर दिया जाता है कार्बन, और कार्बन नॉन मेटल है, ये आयरन का अलॉय है। अगर मैं एग्जांपल दूं, मेटल, नॉन मेटल। अभी मैं एक और एग्जांपल दूं, स्टेनलेस स्टील, जिसके बर्तन घरों में बहुत यूज होते हैं। स्टेनलेस स्टील बहुत मजबूत है, स्टील जो है उसकी फॉर्म इतनी मजबूत नहीं है। किस किस से बनाया उसे? आयरन, उसे बनाया है बच्चों, वो मिक्सअप है आयरन, निकिल एंड क्रोमियम का। तो ये बहुत मजबूत हो जाता है, इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, इसकी हीट के साथ कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस वजह से स्टेनलेस स्टील आजकल यूज किया जा रहा है, क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का मिक्सअप है। इनमें रेशियो कुछ ऐसा रहता है, 60% कॉपर, 30%, 40% ये आपका जिंक आ गया, कुछ ऐसा रेशियो रहता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन के उससे बनाया गया है। टिन, एसबी, कॉपर और टिन के मिक्सअप से बनाया गया है। क्यों बनाए जा रहे हैं ये सब मैंने आपको बता दिया, क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, उनकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, या फिर उनको जैसे गोल्ड है, गोल्ड कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं आता है, वो 24 कैरेट का नहीं है, वो 24 कैरेट वाला बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए उसके साथ कॉपर भी मिक्स किया जाता है, अच्छा उसको एनहांस करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को। तो ये ब्रास है, ब्रॉन्ज हो गया, आपका आयरन हो गया, आपका स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सब क्या है? अलॉय है। देखिए सोल्डर, सोल्डर जो है वो बन जाता है आपका लेड और टिन से, पीबी। ठीक है, लेड एंड और टिन से बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे मेटल हैं जो मेटल नॉन मेटल के साथ, मेटल मेटल के साथ क्यों बनाए, इनकी ब्यूटी को, इनकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए। जैसे आपको मैं बात करूं ब्रांस और ब्रोंज में, कॉपर और टिन की बात करें, कॉपर और जिंक की बात करें, ये तो अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए। सोचो सोल्डर है, ये क्या है, इन दोनों का हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है,
ये तब बन जाते हैं जब इनका अलॉय बना है तो लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए बनाया गए हैं ये आपके अलॉय। तो बच्चों हमने मेटल नॉन मेटल चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर अप किया और हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में आपको जितने भी चीजें नोट्स मिले हैं इनमें कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइंस आपको दी गई हैं। आपका रिवीजन बोर्ड के एस्पेक्ट से बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होगा और सारे क्वेश्चंस आपके जो आने वाले होते हैं पूछे जाते हैं वो मैंने वीडियो में साथ के साथ ही बता दिए हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो उसके आंसर आपको हाथों हाथ दे दिए गए हैं। तो बच्चों आप नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो ह्यूमन आई का मिलेगा जिसके आपको नोट्स उसी तरीके से कराए जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय।